सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये बजट सही में इतना बुरा है? तो नजरिया है भैया बजट देखने का अच्छे का, लेकिन ये है कि मैं अंत में अपने निष्कर्ष पे कह सकता हूँ कि अभी तक ये सबसे घटिया बजट है। इस बजट के बनाने से जो अर्थव्यवस्था में रुकावट उत्पन्न होगी उसके परिणाम 6 महीने या 1 साल के बाद देखने को मिलेंगे। यूनियन बजट को लेकर ध्रुव राठी ने अभी हाल ही में जो वीडियो अपलोड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में भी ध्रुव राठी ने आधी अधूरी जानकारी ही दी है, फिर से भारतवासियों को गुमराह किया है। बजट की वो हकीकत हमें बताई नहीं जो हकीकत आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आइए ध्रुव राठी के बयानों को एक एक करके सुनते हैं और उनके धागे खोलते हैं कि उन्होंने कितना झूठ बोला है, हकीकत कितनी छुपाई गई है। क्या ध्रुव राठी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने लगे हैं? आइए उनके स्टेटमेंट को सुनते हैं और एक एक करके धागे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब आप कोई अपना एसेट बेचते हैं, जैसे कि घर हो गया या जमीन हो गई, या फिर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया गया है जिससे कि आम जनता परेशान होगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि कैपिटल गेन्स टैक्स देने के लिए कैपिटल का होना जरूरी है, संपत्ति का होना जरूरी है। और तुम खुद सोचो, जिस देश में 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगती हो, उनके पास कितनी संपत्ति होगी? संपत्ति के नाम पे अगर उनका मकान होगा जो आपने उदाहरण दिया है, तो वो झोपड़ियां होंगी। अब अगर तुम ये मानते हो कि नहीं वो झोपड़ियों में नहीं महलों में रहते हैं, तो फिर 5 किलो अनाज क्यों ले रहे हैं? और अगर 5 किलो अनाज ले रहे होंगे तो फिर वो झोपड़ियों में ही रह रहे होंगे। अब जिस व्यक्ति के पास घर नहीं है रहने के लिए, खाने को खाना नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब इसमें ध्रुव राठी बोलेंगे कि 80 करोड़ के अलावा भी तो भारत में लोग रहते हैं, उनका क्या? तो मेरा सीधा सा जवाब है, भाई जो बचे हुए 80 करोड़ के अलावा लोग हैं, उनके जो घर हैं उन पर बुलडोजर बाबा की मेहरबानी है। तुम घर बनाओ, तुम्हारी संपत्ति तोड़ने का ठेका बुलडोजर बाबा ने ले रखा है। कमाल की बात है कि इस घर को बनाने में स्टाम्प ड्यूटी दिया गया, टैक्स दिए गए, नगर निगम के कर भरे गए, और बाद में मालूम चल रहा है कि हम इस घर को इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि ये अवैध है। तो सबसे पहले उसका घर तोड़ना चाहिए जिसने इन घरों को बनाने की मंजूरी दी है, पर उनके घरों को छोड़कर उन घरों को तोड़ा जा रहा है जिन्होंने तिनका तिनका करके बेचारों ने घर बनाया है। तो अगर उनके घर टूट गए तो फिर जब उनके पास कैपिटल ही नहीं तो टैक्स किस बात का भरेंगे? अब ध्रुव राठी इसमें बोलेंगे, मान लो कहीं कहीं न्यायालय की वजह से बुलडोजर बाबा ना पहुंच पाए, न्यायालय रोक लगा दे कि यह एक गैर कानूनी प्रक्रिया है, तुम ऐसे घरों को नहीं तोड़ सकते हो, तो उनके तो घर बच गए ना। वो तो संपत्ति बेच के आएंगे, तो वो टैक्स देंगे, वो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, उनको दुखी होना बनता है। वो दुखी इसीलिए नहीं होंगे कि उनकी संपत्ति बेचने के बाद जो पैसा आया उसके लाभ पर सरकार टैक्स ले गई। वो इस बात से ज्यादा दुखी होंगे कि पैसे कम पड़ गए, क्योंकि पैसे अगर ज्यादा होते तो उनको इस व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता। गंगाधर ही शक्तिमान है, ये दुनिया का वो संभव व्यक्ति है जो तुमको घर बैठे बैठे पास करा सकता है। यदि संपत्ति बेचने के बाद सरकार टैक्स ज्यादा ले लेगी तो लोगों के पास लाभ का पैसा कम बचेगा और ऐसे होनहार व्यक्तियों से नहीं मिल पाएंगे। और अगर ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिल पाएंगे तो पेपर लीक नहीं हो पाएगा। पेपर लीक नहीं हो पाएगा तो उनके बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा और वो बच्चे बेचारे धरना करते हुए रीनीट की मांग करेंगे। तो यदि उन्हें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो पेपर खरीदना होगा ना। वो पेपर अगर खरीदना है तो फिर पैसा बचाना होगा ना। अब संपत्ति बेच के बेचारे पेपर खरीदने के लिए संपत्ति बेचते हैं, संपत्ति बिच गई, उस पर सरकार टैक्स ले ली, वहां आक्रोश तो बनता है। सरकार से मेरा निवेदन है, या तो पेपर सस्ता करा दो जो लीक हो रहा है, या फिर कैपिटल गेन टैक्स कम कर दो। इस पर मैं मान सकता हूं कि यहाँ इन लोगों को तकलीफ है। बाकी 80 करोड़ लोगों के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, बची हुई प्रॉपर्टियों में बुलडोजर चल रहे हैं। वो जो प्रॉपर्टियां बिच रही हैं उनसे जो पैसा आ रहा है बेचारे, उनसे वो अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर खरीद रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि पेपर की जो लीक हो रहे हैं उनकी कीमत कम कराई जाए, क्योंकि सरकार की औकात पेपर लीक रोकने की तो नहीं है। पर सरकार से ये तो हो सकता है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पे जनता को सब्सिडी दी जाए, टैक्स में छूट दी जाए, कम से कम पेपर तो सस्ता उपलब्ध हो पाए। क्या ये भी नहीं हो सकता अमृतकाल में? तो देखा आपने पहले कथन में कितनी गलत जानकारी दी गई कि कैपिटल गेन्स टैक्स के कारण भारत के लोग परेशान हैं। अरे कैपिटल ही नहीं है ध्रुव भाई, तो परेशान काहे होंगे? अब इनका दूसरा बयान सुनते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बजट में ये देखने को मिली कि सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में बेरोजगारी की समस्या पर डिटेल में बात करी है और कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि साल 2030 तक हर साल हमें 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। पेज नंबर 158 पर इस रिपोर्ट की इन्होंने एडमिट किया है कि हर 2 में से 1 इंडियन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि सफिशिएंट स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। मार्केट एक ऐसा मार्केट है भारत की सभी बेरोजगारी को सोख सकता है, बस इसकी
दिशा सही होनी चाहिए। यदि आप इसमें भटक गए तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी और बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप कितने कुशल हैं और इसमें किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। इसमें स्किल की आवश्यकता होती है और यह स्किल आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की ट्रेडिंग को करने से पहले अच्छे से ट्रेनिंग कर लीजिए, उसकी चीजों को समझ लीजिए, नुकसान फायदा कहाँ हो सकता है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, उसी के बाद इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होइएगा। ये मेरा विशेष निवेदन है। लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि हाँ, आपको शेयर मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। भारत के हर युवा को शेयर मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। शेयर मार्केट भविष्य का मार्केट है, इससे जुड़े हुए लोगों का उद्धार हो सकता है, लेकिन जानकारी नहीं है तो नुकसान भी बहुत हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए जागरूक बने रहिए। चलिए अब ध्रुव राठी के तीसरे बयान को सुनते हैं और इसमें देखते हैं उन्होंने कहां कहां झूठ बोला है, उनके झूठ को पकड़ते हैं। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो आप 20% टैक्स पे करते हो, स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स, और अगर आपका नुकसान तो नुकसान आपका है। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को खर्च करने चलते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स पर 18% टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 28%। इस ग्राफ में जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो शब्द बोल रहे हैं बचा हुआ पैसा। बचा हुआ पैसा इस देश में अगर व्यक्ति पहले तो कमा नहीं पा रहा है रोजगार की वजह से, जैसे तैसे उसे मजदूरी का पैसा अगर मिल भी जा रहा है तो बच कहाँ रहा है। बच इसलिए नहीं रहा है, बेचारा कमा के लाता है, महंगाई डायन खाए जा रही है, दूध महंगा, घरेलू सामान महंगे, डीजल पेट्रोल महंगा, बच्चों की फीस महंगी। अब तो एलकेजी के बच्चों की भी किताबें लेने जाओ प्राइवेट में तो वो 12-15 हजार की पड़ जाती हैं। स्कूल में एडमिशन कराओ तो 50-60 हजार रुपए प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि सरकारों की हालत तो आपको मालूम ही है। और ऊपर से इस देश में जीएसटी लगता है 18% शिक्षा के ऊपर। सरकार जो लूट मचा के रखी हुई है, पैसा कहाँ बचने दे रही है, तो सरकार को टैक्स जाए। तो पहला तो लग रहा है कि हाय राम, ये महंगाई बड़ी मुश्किल है, कहाँ से पैसा बचाएं। मान लो जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा तुमने महंगाई से काट कूट के बचा लिया, तो फिर तुमने लोन भी तो लेके रखे हैं, होम लोन, गाड़ी का लोन, मोबाइल का लोन, कपड़ों का लोन, चड्डी का लोन, बनियान का लोन, लुंगी से लेके घर तक सब तुम्हारे लोन पर ही तो हैं। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा होता तुम लोन लेते क्यों, सोचने की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास बचत होती तो तुम लोन क्यों लेने जाते। है ही नहीं पैसा, इसलिए तो इस प्रकार के लोन के जाल में फंसे हुए हो। दिन भर कमाओ, ईएमआई चुकाओ, बचा हुआ पैसा महंगाई में उड़ा दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाता है तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ। सर प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों दिखाया है, सरकारी क्यों नहीं दिखाया। सरकारियों की हालत देख रहे हो आप, खस्ता हालत है, तैर के जाना पड़ेगा। सर हॉस्पिटल का चक्कर क्यों लगाना पड़ेगा। अरे भैया, सरकार जो तुमसे टैक्स लेती है उससे वो कितना खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। ऐसे पुल बनाती है जो रातों रात गिर जाएंगे। अब तुम बताओ, अगर इस पुल से तुम दबोगे तो छोटी मोटी चोट तो आएगी नहीं, खरोंच आ जाए बैंडेड लगा के काम चला लो। तुम सीरियस हो गए, रेफर करना पड़ेगा। और जिला अस्पतालों की हालत तुम देख ही रहे हो, तो तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटलों का बिल तो तुम जानते ही हो। तो बचा हुआ पैसा इस प्रकार के इलाज में चला जाता है। तो पुल गिर रहे हैं, बचत खत्म हो रही है। रेल एक्सीडेंट में मर रहे हो, हाथ पैर टूट रहे हैं, कट रहे हैं, बचत खत्म हो रही है। एयरपोर्ट पर खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अब ये जो गाड़ी का नुकसान हुआ, जो व्यक्ति मरा है उसने जो पैसा बचा के रखा होगा गाड़ी में वापस से रिपेयर करवाना पड़ा होगा। इसी प्रकार से रोडें धंस रही हैं। तो जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं इसमें तुम इंजर्ड हो रहे हो ना, छोटी मोटी इंजरी तो नहीं आ रही होंगी। उसके लिए तुम सरकारी हॉस्पिटल जा नहीं सकते, जाना तुमको प्राइवेट ही पड़ेगा। तो जब प्राइवेट जाओगे तो लंबा बिल बनेगा, पैसा बचा कहाँ, तुम टैक्स कहाँ से दोगे। तो इस बात का मैं विरोध करता हूँ ध्रुव भाई की, कि आपने बोल दिया कि बचत का पैसा, अरे आगे जा ही क्यों रहे उस ग्राफ में। उस ग्राफ में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बचत हो तब तो है। अच्छा मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा बच भी गया कि तुम उस रेल दुर्घटना की चपेट में नहीं आए, तुम पुल दुर्घटना की चपेट में नहीं आए, तुम एयरपोर्ट दुर्घटना की चपेट में नहीं आए, मान लिया मैंने। लेकिन तुम दूसरी दुर्घटना के चपेट में आ जाओगे, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाओगे तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश में अगर तुम्हें अपनी मांगों को पूरा करना है तो सरकार सीधे तो सुन नहीं रही है, सब बहरे हैं, तुमको धरना देना पड़ेगा। और अगर तुमने धरना दिया तो तुमको निश्चित रूप से जेल में जाना पड़ेगा, तुमको निश्चित रूप से कोर्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो वकीलों को पैसा देना पड़ेगा ना। तो बचत का पैसा बाकी वकील ले जाएंगे। जैसे कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट का इन्हें परिणाम नहीं भुगतना पड़ रहा होगा। मणिपुर प्रोटेस्ट हुआ, नीट यूजी प्रोटेस्ट हो रहा है, एमपीपीएससी में 13% रिजल्ट रोक के रखे हुए हैं, बेचारे बच्चे 5-6 साल से परेशान हैं।
मध्य प्रदेश आयोग गांजा फूक के बैठा हुआ है। इस देश में हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं। जो बच्चा 22 साल का एमपीपीएससी में एंटर हुआ था, वो 30 साल का हो गया देखते ही देखते। लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं देख रही है। ऐसी व्यवस्था पर तो मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो। जिस देश में, जो देश युवाओं के कंधे पे चलने को तैयार है, वो युवा अब युवा रहे नहीं, वो बूढ़े हो गए हैं और वो भी किसी दूसरे कंधे पे आने वाले हैं। अगर बच्चा ये एमपीपीएससी पास भी कर लेगा इतने स्ट्रगल के बाद, तो उसका मानसिक संतुलन और वो ऊर्जा रहेगी नहीं कि वो अपने समाज के लिए वो अच्छा काम कर पाए। जब वो अच्छा प्रशासक नहीं बनेगा तो अव्यवस्थाएं जो फैल रही हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। इसीलिए कम से कम इस प्रकार के रोजगार के लिए तो ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चों को धरने पर ना बैठना पड़े। लेकिन मजबूरी है इस देश में, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तब सब धरने पर बैठ रहे हैं। तो कानूनी कार्रवाई होगी ना, तो वकील करना पड़ेगा ना, तो बचत का पैसा बचा खुचा यहाँ लग जाएगा। तो बचत जब है ही नहीं है तो टैक्स कहां से दोगे? इसीलिए मैं ध्रुव राठी की इस बात का पूरी तरह से विरोध कर रहा हूं। देखिए ध्रुव राठी जी, मेरा ये मानना है कि जो बजट होता है ना, वो लोगों के नजरिए पे निर्भर करता है कि आप हो कौन। जो आप हो, आप बजट को उसी नजरिए से देखते हो। सपोज करो कि आप अंधभक्त हो, तो अंधभक्त क्या बोलेगा? वाह वाह क्या बजट है, मजा आ गया। अच्छा, उसे आता जाता कुछ नहीं है। अगर वो समझदार होता तो अंधभक्त ही काहे होता? दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, वो भी कोहिनूर वाला। तो उसे ये सब चीजें दिख नहीं रही हैं, ना उसे अपनी बर्बादी दिख रही है, ना नेताओं की आबादी दिख रही है। बस वो खुश है कि बस बजट आ गया है, और बजट अंग्रेजी में पेश किया है। अगर वो अंग्रेजी ही जानता तो अंधभक्त काहे कहलाता? तो जो अंधभक्त हैं वो खुश है मस्त, क्या बजट बढ़िया है। अब फिर कुछ चमचे भी होंगे, ये धुर विरोधी होंगे, बजट बेकार है, बजट बेकार है, बजट बेकार है। अरे भाई सुन तो लो, समझ तो लो, हर चीज बेकार तो ना होती है। कई सारी चीजें बजट में अच्छी भी हुई हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, रिडक्शन है वो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ बेनिफिट भी हुए हैं, कुछ फायदे भी हुए हैं। बजट पूरी तरह से खराब तो नहीं हो सकता है। तो ये चमचों की सोच है, वो इस प्रकार से बजट खराब दिखेगा, मुंह उठाया बजट खराब है, अनवक्त बोलेंगे बजट अच्छा है। फिर एक तीसरी कैटेगरी है चिलगोजा कैटेगरी। इसे मतलब ही नहीं है बजट अच्छा है कि खराब है। ये जो चिलगोजा कैटेगरी है ना, ये अंधभक्त होते हैं ना चमचे होते हैं। ये तीसरी प्रजाति के फैन होते हैं। ये उनके फैन होते हैं जिन्होंने समाज का बंटाधार करके रखा हुआ है। इनकी एक आंख में गाली वाला सेलिब्रिटी और एक आंख में नशे वाले सेलिब्रिटी की आंख लगी होती है। ये बजट को उस हिसाब से देखते हैं। कुछ चिलगोजे बजट को इसलिए देखते हैं कि यार दारू महंगी हो गई, बजट खराब है। और कुछ चिलगोज इसलिए खुश होते हैं कि कम से कम गाली पे टैक्स नहीं लगा, बजट अच्छे हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये बजट सही में इतना बुरा है? तो नजरिया है भैया बजट देखने का अच्छे का। लेकिन ये है कि मैं अंत में अपने निष्कर्ष पे कह सकता हूँ कि अभी तक ये सबसे घटिया बजट है। इस बजट के बनाने से जो अर्थव्यवस्था में रुकावट उत्पन्न होगी, उसके परिणाम 6 महीने या 1 साल के बाद देखने को मिलेंगे। हालांकि सरकार अगर राजकोषीय खर्चे को बढ़ाती रहे, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती रहे और फालतू की कटौतियां करती रहे खर्चे की, तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था की पटरी लाइन पर आ सकती है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना का बहाना बनाना, रूस यूक्रेन का बहाना बनाना, इससे देश आगे नहीं जाएगा। बहाने बनाने का समय चला गया है। अब धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार इस पर निश्चित रूप से काम करे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि नैया पार के एप्लीकेशन पर वनडे एग्जाम की क्लासेस 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो नैया पार के एप्लीकेशन पर जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस लाइव होंगी। इसकी पूरी जानकारी आपको बहुत जल्द नए वीडियो में दे दी जाएगी। इसके अलावा एमपीपीएससी के सभी कोर्सेज नैया पार के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। जिनको ये लगता है कि अरविंद सर आप क्या पढ़ाते हो, इसके लिए आपको नैया पार का एप्लीकेशन विजिट करना पड़ेगा, या फिर नैया पार के जो अदर यूट्यूब चैनल है जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, वहाँ पे मेरी क्लासेज अवेलेबल हैं। वहाँ मेरा आप पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। यह चैनल विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए बनाया गया है। यहाँ क्लास से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। टोटल सोशल इशू से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। बाकी आपको अगर क्लासेस करनी है तो नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर अदर यूट्यूब चैनल आप विजिट कर लीजिए।